हाँ जी बच्चों, मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और मैं विनय कक्षा प्लेटफॉर्म पे आपका जीके का सेक्शन कवर करूंगी। जो भी बच्चे जेसीए सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो जेसीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, जैसे मैंने पहला कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके सभी एग्जाम को क्रैक करने की है। तो जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बताती जाऊंगी उसके साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन से उससे रिलेटेड 2 और 3 फैक्ट और डिस्कस करेंगे, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 और 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर होते जाएं। अगर आप इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और मुश्किल से अगर 2 फैक्ट भी हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे तो आपके 40 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। साथ साथ ये सारे के सारे कंसेप्ट हर जीके क्वेश्चन में, हर जीके के सेक्शन में, हर एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता भी चलता जाएगा कि कौन कौन से कंसेप्ट आपके साथ साथ इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच है। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली बता देती हूँ, बिकॉज ये इसमें आपको जो मेन जानना है वो एनपीटी के बारे में जानना है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी 1970 में आई थी। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी क्या? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई थी, जिसमें सारी वर्ल्ड की कंट्रीज एक साथ मिलकर उन्होंने ट्रीटी करी थी, डिसाइड करा था कि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना यानी कि बचाना है। क्या बचाना है? स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि जितना हो सके उतना कम दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट करे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है कि उसमें कितना पोटेंशियल होता है, उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और क्या प्रमोट करा जाए? यूज हम करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे? पीसफुल यूज करेंगे। पीसफुल यूज किसका करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स का पीसफुल यूज होगा। अब न्यूक्लियर वेपन्स का पीसफुल यूज क्या होता है? अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियर वेपन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी आपका हेल्प करता है। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो एनपीटी का पार्ट है और कौन सी कंट्री एनपीटी का पार्ट नहीं है। एक तो आपका इंडिया ही है। भारत ने मना कर दिया था कि हम एनपीटी का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों? बिकॉज जो कंट्री जो 1967 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे उनको तो इसने परमिशन दे दी थी, अलाउंस दे दी थी कि हाँ भाई उन्होंने जो करा है सही करा है, लेकिन उसके बाद करने के लिए मना कर रही थी। तो ऐसा इंडिया को मंजूर नहीं था, बिकॉज इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बनना चाहती थी। और इंडिया बनी भी है, इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट भी करें, आप वो सारे अपने फैक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट, सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जीएसटी। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम्म, तो ये किस तरह का टैक्स है? आपने टैक्स पढ़े होंगे, मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी कवर करा है कि जब आपको पता चल रहा है कि कंसेप्ट दोबारा रिपीट ही हो रहे हैं। तो आपके 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स हर साल आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, अपनी इनकम से डायरेक्ट ऐसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। वेल्थ टैक्स जाता है आपका, वो डायरेक्टली जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जैसे मान लो आपने चिप्स का पैकेट खरीदा है, उस पर कुछ 10% का टैक्स लगा होगा, तो 1 रुपए किसको जा रहा है? वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा है। आपने सामान कहाँ से खरीदा? दुकान से, दुकान वाले ने किसी और से खरीदा, उसने डायरेक्टली सबमिट करा होगा गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। तो क्या जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है? नहीं, जीएसटी बिल आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी बनाया क्यों गया था? जीएसटी कब बनाया गया था आपका? 2015 में नहीं, 2017 में बनाया गया था। ये कब आया था? ये जुलाई 1 में आया था। बनाया क्यों गया था? बिकॉज देखिए, समझिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू, कि अगर मान लीजिए आपने आटा लिया है, आपने कुछ आटा लिया है, वो 100 रुपए का था। फिर आपने आगे जाके उस आटे से क्या बनाई है? मैगी बनाई है, और मान लो आपने उसका प्राइस 120 रुपए रखा है। तो इस आटे को जब आपने खरीदा होगा तो आपने 10% टैक्स दिया होगा, यानी कि 10 रुपए टैक्स दिया होगा। फिर इस मैगी को जब आपने बनाया होगा तो आपने सामने वाले पर्सन से, यानी कि हमने मैगी खरीदी होगी तो मैंने इस पे 10% टैक्स दिया होगा, जो कि होगा 12 रुपए। तो एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही सामान पे क्या लग रहा है? 2 बार टैक्स लग रहा है। कैसे? बिकॉज जो आटा है उस पर एक बार टैक्स लग चुका है, अब वो मैगी में इन्वॉल्व हो चुका है, मैगी में यूज हो चुका है, तो उस पर दोबारा टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन टैक्सेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, जिसको रिमूव करने के लिए जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी ने क्या करा? दुनिया के जितने भी सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको क्या कर दिया? अमेलगुलेट कर दिया। जैसे नेक्स्ट में लिखा हुआ है पॉइंट, इट अमेलगुलेटेड
अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, स्टेट टैक्स अपना अलग लगाती थी, सेंट्रल टैक्स अपना अलग लगाती थी, तो उन सेसेस को और उन टैक्सेस को प्लस करके हमने एक सिंगल टैक्स बना दिया कि अब सिंगल टैक्स देना है बंदे को, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीएसटी। तो जीएसटी अगर उसने पहले ज्यादा दे रखा है, मान लो कि उसने 120 रुपए दे रखा है पहले से गवर्नमेंट को, और फिर उसने कस्टमर से कलेक्ट करा है सिर्फ 100 रुपए, तो उसको 20 रुपए का क्या मिलेगा, इनकम टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इट हैज वेरियंसेस स्लैब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट, उसके उसके अंदर स्लैब्स है, वेरियंसेस है जीएसटी में, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है। तो कुछ कुछ ऐसे गुड्स है जिसपे 12% लगता है, जैसे खाने के प्रोडक्ट पे इतना लगेगा, प्लास्टिक के प्रोडक्ट पे इतना लगेगा, मशीनरी वाले प्रोडक्ट्स होंगे तो इतना लगेगा, क्लोथ होंगे तो इतना लगेगा। और कुछ कुछ गुड्स ऐसे भी है जिन पे जीएसटी क्या हो रखा है, एग्जम्प्ट हो रखा है। वो लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एग्जम्प्टेड है, और आपका ड्राई फ्रूट्स में एग्जम्प्टेड है, रोज सिल्क है उसमें एग्जम्प्टेड है, खादी प्रोडक्ट है उसमें एग्जम्प्टेड है, शुगर सीड्स इन सब में एग्जम्प्टेड है। बहुत बड़ी लिस्ट है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो जो डेली आइटम्स आप यूज करते हैं उसमें से कभी भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस में लगता है किस में नहीं लगता। Okay. Next, which of the following were jointly awarded a Nobel Peace Prize 2021? 2021 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, इसका डायरेक्ट आंसर है सेकेंड मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुराटोव। तो इनको क्यों दिया गया था, इन्होंने बहुत ही बिग कंट्रीब्यूशन किया है फिलिपिन में रह के क्या, करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने काफी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है, बुक्स लिखी है। बुक का एक फेमस बुक का उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, हाउ टू स्टैंड अप एज डिक्टेटर। ठीक है, तो करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन करा है, जिसके रिगार्डिंग उनको नोबेल पीस प्राइज 2021 मिला है। तो नेक्स्ट, सोप सॉल्यूशन अपर क्लाउडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से। अब देखिए, आपका जो सोप होता है साबुन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा समझना, कि जब सोप आप पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसके कुछ एंड्स होते हैं। सोप किस तरह से केमिकली डिजाइन है, उसके कुछ एंड होते हैं, उसके दो तरह के एंड होते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या नाम होता है, सोप को क्या बोला जाता है, इट इज एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक माने इसके दो एंड से, और एक एंड में इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड, और एक एंड होता है आपका हाइड्रोफिलिक। तो फोबिक क्या होता है, जो वाटर को, पानी को रिपेल करता है, जो वाटर के साथ रहना पसंद नहीं करता। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर के साथ रहना पसंद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लविंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पानी के साथ रहना पसंद करेगा वो एंड्स में चला जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो आपका सेंटर में चला जाता है। तो जैसे आप कपड़े के ऊपर अपना सोप घिसते हैं, सोप लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्या बनते हैं, ऐसे एंड के मिसल्स बनते हैं। यहाँ पे आपका प्लस प्लस के चार्ज हो जाते हैं, और बीच में आपका हाइड्रोफ्लोरिक एंड बन जाता है। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एंड हो जाता है, ये क्या करता है, ये पानी के साथ तो नहीं मिक्स करता, क्योंकि ये किसके साथ मिक्स कर जाता है, डर्ट के साथ और ऑयल के साथ। आपके कपड़ों में जितनी भी डर्ट और ऑयल लगी होती है, ये उसके साथ मिक्स होता है। और जैसे आप पानी से उसको दोबारा धोते हैं, कपड़ों को 2 बार वॉश किया जाता है, जैसे पानी से दोबारा धोते हैं, तो ये डर्ट और पानी के साथ क्या होती है, उसके ऊपरी तह से निकल जाती है। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक हैंड का सोप में होना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि वो मिट्टी और ऑयल को वहां से हटा सके। तो ये क्या फॉर्म करता है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, जो कि इसमें आंसर में लिखा हुआ है, मिसेल। इसे मिसेल भी पढ़ सकते हैं, मिसेल्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑन 29 जुलाई हर साल पब्लिक अवेयरनेस इज रेज फॉर, किसके लिए रेज करी जाती है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए रेज करी जाती है। 29 जुलाई 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, ये इंटरनेशनल डे, नॉट जस्ट टाइगर डे, इट इज इंटरनेशनल टाइगर डे। और ये किसने एस्टैब्लिश किया था, आपके रशिया के प्रेसिडेंट ने एस्टैब्लिश किया था 2010 में, जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, नोट्स करते जाइए। और तो कौन से टाइगर को प्रिवेंट करने के लिए, अब कंजर्व करने के लिए बचाया गया था, ये अमूर टाइगर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज इंडिया में कब हुआ था, कौन सी डेट को ये रिलीज हुआ था, ये आपका 25 दिसंबर 2019 को रिलीज हुआ था। ये डे थोड़ा स्पेशल है, क्यों, बिकॉज ये किसी पीएम की बर्थ डेट है, और वो किसकी बर्थ डेट है, बर्थडे है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे किसने किसने ये एस्टैब्लिश करा था, ये डे, इसका नाम है DARPG। उसका डिपार्टमेंट का नाम आप याद रख लीजिए, इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स। grievances. DARPG, Department of Administration Reforms and Public Grievances. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए आपको। ये मैं पहली वाली वीडियोस में भी कवर कर चुकी हूँ, हमारी जीके की और वीडियोस भी बनी थी जब DSSB के पेपर हुए थे, DDA के पेपर हुए थे, तो इंटरनेट थिंग के ऊपर और भी क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने कवर किया था कि इंटरनेट थिंग्स क्या होती है। ये कनेक्ट बैठाने में आपको हेल्प करती है। किस तरह की कनेक्ट बैठाने में? आपके फिजिकल डिवाइसेस के साथ और आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ। जैसे मान लो आपका जो एसी है, एसी क्या करता है, रिमोट से चलता है, ठीक है, लेकिन अभी एसी मेरे फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, मेरे फोन से भी ऑन हो जाता है, मेरे फोन से भी ऑफ हो जाता है, तो वो क्या है? आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप सेंसर यूज करते हैं, सेंसर यूज करते हैं, सेंसर डिटेक्ट करता है आपका टेम्परेचर एंड ऑल, वो क्या है? आपका IoT है। तो इट प्रूव्ड, पहला ऑप्शन, इट प्रूव्ड बेनिफिशियल ड्यूरिंग द पेंडेमिक स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। जब फार्मास्यूटिकल बिजनेस क्या होता है? आपका मेडिकल फील्ड का बिजनेस, दवाइयों का बिजनेस, क्या उसमें ये हेल्पफुल करा था? क्या सेंसर की वजह से आपका बुखार चेक कर पा रहे थे वो? हाँ, तो वो IoT है, बिल्कुल यूजफुल था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इट अनेबल रिमोट ट्रैकिंग ऑफ मशीनरी। क्या आप GPS अपनी मशीन में लगा के या कुछ भी लगा के सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या ट्रैक कर सकते हैं उसके लोकेशन? बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट है। इट इज लाइकली टू बी लेस यूजफुल, कम यूजफुल है इन पोस्ट पेंडेमिक फेज में, यानी कि पेंडेमिक जब कोरोना चला गया था, क्या उसके बाद IoT का कोई यूज नहीं है? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग इंडस्ट्रियल असेट टू रिमोट ऑपरेशन। इंडस्ट्रियल असेट्स आपकी वही है जो जो आप मशीन यूज करते हैं, क्या उनके रिमोट ऑपरेशन में क्या ये हेल्प करता है, कनेक्टिविटी में हेल्प करता है? हाँ, बिल्कुल हेल्प करता है। तो फिर थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिकली सपोर्ट करती है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम? अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आपका है क्या? इसको हम शॉर्ट में SAP भी बोलते हैं, सैप, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये कौन लेके आया था? ये वर्ल्ड बैंक लेके आया था और IMF लेके आए थे। अब इन्होंने इस पे किस बारे में बात करी थी? सिंस 1980 से ये इसे प्रमोट करते आ रहे हैं। ये इसमें ये बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट को, अगर डेवलपिंग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, US डेवलप्ड है, तो जो डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग के फेज में है, उनको लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो हाँ, WB और IMF उसको हेल्प करेगा लोन देने में, लेकिन वो साथ साथ कुछ कंडीशंस और कुछ नॉर्म्स के बारे में बात करेगा कि ये आप फॉलो करिए ताकि हम भी आपको प्रेफर करेंगे पॉलिसीज वगैरह में। आप ये चेंजेस लेके आइए। क्या क्या चेंजेस लेके आइए अपने लोन की पॉलिसीज में? कि IMF और वर्ल्ड बैंक यही चाहता है कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड अच्छा हो, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करे, काम करे। तो गवर्नमेंट क्या बनी चाहिए? थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे। अगर दूसरी कंट्रीज वहां पे आके बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती है, थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट दे। क्या करे? जो थोड़े टैरिफ है, टैरिफ माने जो थोड़े इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, दूसरी कंट्री जब यहाँ पे सामान भेजती है, हम थोड़ा इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाते हैं, बैरियर्स लगाते हैं कि हाँ भाई चाइना से इतना खरीदना है, इतना कोटा देंगे, उसको इतना कोटा नहीं देंगे। तो वो बैरियर थोड़े से हल्के करे, थोड़ा सा रिमूव करे, प्राइवेटाइजेशन करे, जितना हो सके प्राइवेट लोगों को बिजनेस एस्टैब्लिश करने का मौका दे। हर जगह गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही हाई लेवल पे नहीं होना चाहिए। और अपना डीरेगुलेशन करे। डीरेगुलेशन क्या होता है? कि थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज को ईज करे, कि अगर मान लो US की कंपनी यहाँ पे आके इंडिया में बिजनेस एस्टैब्लिश करती है, तो उसको क्या करना होगा? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, इन सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जितना हो सके इसको क्या करे कि ईजी और स्मूथ बनाए। तो मैं आंसर आपको बता चुकी हूँ, ये कौन मिलके लेके आया था? वर्ल्ड बैंक लेके आई थी और IMF लेके आएगी। तो सेकंड और फोर्थ आपका क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट ने 12th में पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। देखिए, आपका जितना भी इंपोर्ट हुआ है और जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है, उसका डिफरेंस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपका क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि कंट्री ने कितना सामान बेचा है दूसरी कंट्री को, और हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री से कितना सामान खरीदा है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये फॉरेन रिजर्व लेके आता है, ये फॉरेन रिजर्व कम हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाता है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यस, बिल्कुल सही बोला। द सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल अराइज, अगर एक्सपोर्ट मोर होंगे देन इंपोर्ट से, अगर एक्सपोर्ट मोर होगा इंपोर्ट से, तो क्या आपका सरप्लस होगा, आपको प्रॉफिट होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या होती है? करेक्ट होती है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द गिवन स्टेटमेंट बाय श्री नारायण गुरु, औरु जाति, औरु मातम, औरु देवम, मनुष्यम, व्हाट डज मतम मीन? तो यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग हम बता देते हैं। बेसिकली ही इज अ सोशल रिफॉर्मर है श्री नारायण गुरु, जो कहाँ से? केरला। केरला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम क्या था? ऑल केरला, और केरला फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी कॉन्फ्रेंस
मिलजुल के। और उसमें उन्होंने कहाँ पे हुई थी, ये अलुवा एक जगह है वहां पे हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी ये, 1921 में हुई। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, औरु जाति, औरु का मतलब क्या हो गया कि वन, और वन जाति से आपको पता चल गया इसका मतलब क्या होगा, वन कास्ट। मातम का मतलब रिलीजन, एक रिलीजन होना चाहिए, और वन गॉड सबका, ठीक है, देव मनुष्यम, सब ह्यूमंस का एक ही भगवान होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो बात करी थी, किससे बात करी, ताकि यूनिवर्सल लेवल पे क्या हो, यूनिवर्सल लेवल पे यूनिटी हो, यूनिवर्सल लेवल पे पीस हो। तो उन्होंने उस चीज को प्रमोट करने के लिए सोशल रिफॉर्म में ने ये बात करी थी। तो ये एक आइडिया था उनका। तो आपको पता चल गया कि मातम का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रिलीजन। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, रिलीजन। नेक्स्ट, डैश मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल। जो ये डैश मिरर है आपके व्हीकल्स में यूज होते हैं, और हेडलाइट्स में यूज होते हैं, टॉर्च में यूज होते हैं, सर्च लाइट में यूज होते हैं। तो कौन से मिरर है, सबसे पहले आप देख लीजिए आपके मिरर कौन से तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका प्लेन मिरर होता है जो आप घर में यूज करते हैं शीशा, एक होता है आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर घर में आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, स्पून में देखने को मिल जाएगा, चम्मच में देखने को मिल जाएगा। तो चम्मच का जो ये वाला बाहर उठा हुआ पोर्शन होता है, एक वहां पे आप अपनी शक्ल देख सकते हो, ठीक है, अंदर की तरफ देख सकते हो, अंदर की तरफ आपकी इमेज बनती है। और अगर आपका चम्मच का जो ये दूसरा वाला पोर्शन होता है, यहाँ यहाँ पे भी आप अपनी फोटो देख सकते हो। अब देखिए, जो अंदर आपकी फोटो बनती है वो बिल्कुल सीधी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। और पीछे जो आपकी बनती है वो कैसी बनती है, आपकी इन्वर्टेड बनती है। ठीक। तो अब देखिए आपका क्या होता है, जो जिस मिरर में ये वाला पोर्शन पॉलिश होता है और अंदर इमेज बनती है, वो आपका कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। और जिसमें आपका अंदर वाला पोर्शन शेडेड होता है, अंदर वाला पोर्शन शेडेड होता है, बाहर इमेज बनती है, वो आपका क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो दो तरह के मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। दो तरह के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर इनका नाम क्यों है, बिकॉज ये एक स्पेयर से, एक सर्कल से काट के बनते हैं। एक पोर्शन का नाम होता है कनकेव, एक पोर्शन का नाम होता है कन्वेक्स। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस इनसाइड होता है वो आपका कनकेव होता है, दूसरे वाले का आउटसाइड होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। और तो आपका जो कनकेव मिरर होता है वो आपको कहाँ कहाँ यूज करते हुए दिखता है, आप इसके लिख भी सकते हैं अपने साथ साथ, कि आपको ये शेविंग मिरर में आपका कनकेव मिरर होता है, आपका सोलर फर्नेसेस जो उसमें कनकेव मिरर होता है, आपका टॉर्च लाइट में कनकेव मिरर होता है, सर्च लाइट में कनकेव मिरर होता है, डेंटिस्ट जो यूज करता है वो आपका कनकेव मिरर होता है। आपको कन्वेक्स मिरर सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपके जो स्कूटीज हैं, आपकी जो बाइक्स हैं, उनके जो साइड में मिरर लगा होता है, रेयर व्यू मिरर, वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है। तो इसमें आपका टॉर्चेस और लाइट्स में कौन सा यूज होता है, कनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो काफी फेमस नेम है, आपको पता होगा। उसने लॉन्च की थी अपनी फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या था, कि मार्स के पास उन्होंने अपनी ऑर्बिट, अपना क्या नाम है, सेंड किया था अपना ड्रॉवर। और वो क्या करता है, वो ऑर्बिट करता है मार्स को, मार्स के आसपास घूमता है, कंप्लीटली क्या करता है, उसे ऑब्जर्व करेगा, कैमरा के साथ इमेजेस भेजेगा। और उसका मिशन का नाम हमने मंगलयान रखा था। तो ये कब हुआ था, 2013 में हुआ था। ओके। अब इसरो के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुई है, आपको याद रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये क्या है, एक एजेंसी है। इसने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट जो सेंड करी थी, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्टा, वो कब सेंड करी थी, अप्रैल 1975 में सेंड करी थी। और कहाँ से सेंड करी थी, सोवियत यूनियन से सेंड करी थी, जो कि अभी का क्या है, रशिया है। ठीक है। तो इसरो के बारे में फैक्ट आपको बताना चाहिए। दूसरा, इसके जो करंट चेयरमैन है उनका नाम क्या है, डॉक्टर वी नारायण। ये सारे फैक्ट आप रिकॉर्ड करते रहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी रिसेंटली मार्च 19 को 2025 में, इसी साल, सुनीता विलियम को इसरो ने वेलकम किया है। क्यों, बिकॉज ये 9 मंथ स्पेस में रह के आई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ वेव्स। अब वेव्स क्या होती है, अभी कहाँ यूज होता है, देखिए आपका ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा साउंड चैप्टर। तो जो साउंड चैप्टर है, आपके जो मुंह से अगर साउंड निकलता है तो वो कैसे कहीं तक आपके किसी के कान तक पहुंचता है, वो क्या करता है, आपके मुंह से जो साउंड निकला है, साउंड एक एनर्जी होती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में देती है, फिर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में देती है, ऐसे आपके ईयर तक आपको क्या पहुंचता है, साउंड पहुंचता है। तो साउंड जो ट्रेवल करती है वो ऐसे सीधे नहीं ट्रेवल करती है, वो ऐसे वेव्स में ट्रेवल करती है।
तो ये जो क्वेश्चन आया है वो यहीं से आया। अब ये जो वेव्स है इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसी होती है, नीचे से ऐसे ऊपर ऊपर, फिर ऐसे, फिर बिल्कुल ऐसे। तो जितना वेव्स के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टी बतानी चाहिए, जो ये हाइट अटेन करती है अपनी मीन पोजीशन से, जैसे मान लो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, वो पार्टिकल सबसे पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो एम्पली हाइट अटेन करती है इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब एक सेकंड के अंदर न जाने कितनी वेव्स बनती होंगी, तो एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर 2 वेव बनती है तो उसको बोलते हैं 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो कान है वो कितना हर्ट्ज सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। इससे नीचे वाला साउंड हमें नहीं सुनाई देता, इससे ऊपर वाला साउंड हमें नहीं सुनाई देता। इससे नीचे वाले साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इससे ऊपर वाले साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है। एम्पलीट्यूड मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया, वेवलेंथ। अब ये जो ऊपर वाले टॉप मोड पोर्शन बनते हैं इनको हम सी बोलते हैं। सी का मतलब क्या होता है, क्रेस्ट। और जो नीचे वाले बिल्कुल डाउन में बनते हैं इनको हम ट्रफ बोलते हैं। टी टी से सिंबलाइज करते हैं, TROUGH। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एक वेवलेंथ कहलाता है। या जो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी आपका वेवलेंथ कहलाता है, ध्यान रखना। तो आपका इसका करेक्ट आंसर तो वैसे यही क्वेश्चन ने पूछा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में क्या कहलाता है, वो वेवलेंथ कहलाता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर तो मिल गया, फर्स्ट है। हाँ, और वेव पीरियड क्या होता है, वेव पीरियड को आपको कभी कभी ऐसे भी देखा जाएगा, टाइम पीरियड आपसे पूछेंगे। तो टाइम पीरियड आपका बेसिकली क्या होता है, आपने ये तो पढ़ा कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है वो फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है, एक वेव बनने में 2 सेकंड लग रहे हैं, एक वेव बनने में 3 सेकंड लग रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर वेवलेंथ है, और तीनों बाकी की टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द वन। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बीच में देना चाहेंगे। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जेसीए के मॉक्स हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपको 7 फुल मॉक्स मिल जाएंगे, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, जीके के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टोटल 4, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस 299 रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके जिस हिसाब से आपका जेसी का पैटर्न रहेगा वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 1% अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो क्या होगा, इसलिए हमने हमारे मॉक्स में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, ठीक है। अगर नहीं आई पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ गई तो आप लोग पहले से ही वैसा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे। देखो, हमारे पास कंप्यूटर का भी एक क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स है, बट अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए मैं खुद ही बोलूंगा आप मत लो। बट कई बच्चे तब भी पूछ रहे थे, सर जैसे सर अभी 5-6 दिन बचे हैं, सर अभी 10 दिन बचे हैं, अगर हमें कंप्यूटर का हम कर लेंगे, कैसे करें। तो देखो भाई, ये क्रैश कोर्स है आपका, विनय कक्षा ऐप में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। विनय कक्षा ऐप में जाके आप डाउनलोड कर लेना विनय कक्षा ऐप, या फिर इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। इसमें टोटल 9 वीडियोस हैं, पूरे 9 वीडियोस में पूरा कंप्यूटर आपका खत्म है। तो कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो भाई 9 घंटे के अंदर अंदर सारा खत्म कर सकता है कंप्यूटर, तो देखो भाई, कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करके चले जाओ पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हो, जिससे कुछ नहीं पता। इसमें हमने कंप्यूटर की कुछ टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, वो भी जरूर कर लेना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ पीडीएफ भी हमने कंप्यूटर की डाल दी है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है उतना कर लोगे तो डेट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो आगे देखते हैं। Of the following statement is not correct, correct नहीं है। The process that warms the atmosphere due to the presence of greenhouse gas are collectively referred to as greenhouse effect। देखिए, सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, इसमें बस ये बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। मिथेन क्या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, अभी हम लिस्ट करेंगे कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, पता चल जाएगा। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का है, तो वेरी करेक्ट, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन आपका CO2 का है। और CO2 पूरी अर्थ की जितनी भी टेम्परेचर में गर्मी बढ़ रही है उसमें कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका 64% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये सबसे एमिनेंट गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में इसका हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद आपका आता है CH4, इसके बाद आपका क्या आता है, NO2। तो CH4 आपके मिथेन है, तो मिथेन आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट होता है। NO2 आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, ये आपका मैंने अरेंज करा है सीक्वेंस में, सबसे ज्यादा CO2 है, उसके बाद CH4 है, उसके बाद NO2 है। और क्या ओजोन लेयर, आपको ओजोन का सिंबल क्या होता है, ओजोन O3 होता है, O2 नहीं होता, O2 ऑक्सीजन होता है, O3 आपका ओजोन होता है। क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट, द रेन विच फॉल्स ऑन अ विंडवर्ड साइड बिलोंग टू विच कैटेगरी, वो तरह की बारिश जो आपकी एक विंडवर्ड साइड की होती है। विंडवर्ड साइड क्या होता है? पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ में एक तरफ क्या होती है? बहुत तेज तेज बारिश होती है, और एक तरफ क्या होता है? बिल्कुल सूखा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पानी से भाप बन के बादल ऊपर उड़ते हैं, बादल ऊपर उड़ते हैं, ये वार्म एयर होती है, गर्म हवा ऊपर पहुंचती है, क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जैसी वो ठंडी हो जाती है, तो आपको पता होगा जब आपकी गैस ठंडी होती है तो उसमें होता क्या है? जब जैसी आपकी गैस ठंडी होगी, वो क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी, देन एक वर्ड बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडेंस हो गई गैस। गैस कंडेंस माने क्या हो गया? उसका टेम्परेचर लो हो गया। तो जब जैसी गैस का टेम्परेचर लो होता है, तो उसमें क्या होता है? वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, और फिर वो बारिश बन के गिरता है। तो एक तरफ बारिश होने को हम क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। तो ये विंडवर्ड स्लोप का आपका इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। देन आपको साइक्लोनिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल आपकी कौन सी रेनफॉल होती है? जहां पे टू, हमेशा देखना, जहां पे टू एयर मासेस क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। टू एयर मासेस माने कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उड़ती है, और फिर आपकी जो कोल्ड एयर होती है ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से वार्म एयर का टेम्परेचर गिर जाता है, और वो क्या हो जाती है? कंडेंस होकर बारिश करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल। और जहां पे आपका लो प्रेशर हाई प्रेशर मिक्स हो जाता है उसे साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। इसी का दूसरा नाम फ्रंटल रेनफॉल है। तो आपके दो ऑप्शन यहीं से कवर हो गए। ऑरोग्राफिक मैंने बता दिया, बच्चा आपका कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल जो आप देखते हैं, जो नॉर्मल बारिश होती है, आपकी जो अर्थ का टेम्परेचर है, जब अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, तो अपने ऊपर चलने वाली वो हवा को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो जब वो गर्म एयर ऊपर उड़ के जाती है, तो वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है तो उससे बारिश मिलती है। तो जो आपको नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलती है, जिससे बहुत ही ज्यादा बिजली चमकती है, हैवी थंडर होता है, हैवी रेनफॉल होती है, वो आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल है। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद पेंटिंग द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी 2020 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में? तो 2020 में आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लार्जेस्ट पेंटिंग बनाने का किसको अवार्ड दिया गया था? वो आपको दिया गया सच्चा जाफरी को। ओके। नेक्स्ट, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट अभी करंट अफेयर में जानना है, तो अभी 2022 में जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेन दोबारा दिया गया, दोबारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंटिंग बनी है। ये जो पिछली वाली लार्जेस्ट पेंटिंग थी, इसका सिर्फ कितना था? 1595 स्क्वायर मीटर पे थी। अब ये वाली जो लार्जेस्ट पेंटिंग है, ये 9652 स्क्वायर मीटर पे उसने बनाई है, जिसका नाम क्या है? स्टोरी ऑफ बॉल। और ये किसने बनाई है? ईरान का एक आर्टिस्ट है, उसने बनाई है। उसका नाम क्या है? याद रख लीजिए, इमाद, बिकॉज ये भी 2022 का करंट अफेयर है, तो आपसे पूछा जा सकता है। इमाद सलेही। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर, लुइस बेकर, चार्ल्स कोरिया, ले कॉर्ब्यूसर आर द फेमस हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मॉडर्न स्टाइल इन इंडिया। किस चीज में इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है? पेंटिंग में, डांस में, थिएटर पर्सनालिटीज में, या आर्किटेक्ट में? करंट अफेयर के डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इसका आर्किटेक्ट है लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? द चेंजेस इन द सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विद सन स्पॉट एक्टिविटीज। तो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है सन स्पॉट एक्टिविटीज। तो उससे पहले आप जान लीजिए सन स्पॉट होते क्या है। आपको पता है सूरज है, सूरज में क्या होता है? कुछ डार्क कलर के स्पॉट्स हैं, तो ये डार्कर स्पॉट्स होते हैं। अब इनमें से क्या निकलती है? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। तो आपको पता होगा जो आपका अर्थ है, वो सन की सिर्फ गर्मी से ही नहीं, आपको उसके मैग्नेटिक वेव से भी बचाता है। तो सन से बहुत सारी मैग्नेटिक वेव्स आती है, और अर्थ की भी खुद अपनी मैग्नेटिक वेव्स हैं, कुछ ऐसी दिखती हैं, वो इधर से ऐसे घूमेंगी, इधर से ऐसे घूमेंगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो जो अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या करती है? जैसे सन की मैग्नेटिक फील्ड आती है, उससे टकरा के वापस चली जाती है, और कुछ आगे चली जाती है, कुछ फॉरवर्ड चली जाती है, कुछ बैकवर्ड चली जाती है। तो सन की मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ क्या करता है? आपको बचाता है। लेकिन इन सन स्पॉट एक्टिविटीज में रिसेंटली हमने क्या ऑब्जर्व कर कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व करे कि इसकी एक्टिविटी जब बहुत हाई होती है, तो सन का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, सन से निकली हुई एक्टिविटीज भी और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत हाई हो जाती है। अगर ये लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी लो हो जाती है। तो उससे क्या हो रहा है? अर्थ से जो बार बार टकरा रही है उसके सरफेस से, तो हमने उसमें अर्थ के वेदर में क्लाइमेटिक चेंजेस देखे हैं, वेदर पैटर्न्स में चेंज होता हुआ देखा है, ओजोन लेयर को हल्का फुल्का अफेक्ट होता हुआ देखा है। तो हाँ, क्या सनस्पोर्ट एक्टिविटी से चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वोल्केनिज्म इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है। वोल्केनिज्म क्या होता है? आपका जो वोल्केनो होता है जब वो फटता है, तो क्या उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं आ रहा? देखते हैं अभी इसका आंसर। कंसंट्रेशन ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फेयर इज अ मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी मैंने बताया कि CO2 है जो 64% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेज का हाई है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
क्या आपका एवरेज टेम्परेचर, एनुअल एवरेज टेम्परेचर नियर सरफेस एयर टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का इज अप्रोक्सीमेटली 14% है। तो अगर आपका ये वर्ल्ड है, इसमें सारी की सारी कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज का जो ऊपर जमीन पे जो टेम्परेचर है, क्या वो ऑन एन एवरेज 14 डिग्री सेल्सियस है, जिसे 57 डिग्री 2 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना गया। अब देखिए, वोल्केनो जब आपका फटता है तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कार्बन उसका वोल्केनो की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, और बाकी ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय को क्या बोला जाता है, इनको विलेज कोर्ट भी बोला जाता है, विलेज कोर्ट, गांव के लेवल पे जो कोर्ट है। अब ये ग्राम न्यायालय कब एस्टैब्लिश हुए थे, ये 2008 में एक्ट आया था, ग्राम न्यायालय एक्ट, उसके अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश हुए थे। और ये एनफोर्स कब हुआ था, कब से लागू हुआ था, 2009 से ये लागू हुआ था, अक्टूबर 2 से, महात्मा गांधी के बर्थ डेट से। फिर उसके बाद क्या होता है, आपसे अगर मैं फैक्ट बताऊं, अभी तक आपके ग्राम न्यायालय कितने फंक्शनल है, 313 फंक्शनल है। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है कि 455 फंक्शनल है, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। टोटल कितने हैं आपके, समवेयर अराउंड 488 है। ठीक है, उसमें से आपके 313 फंक्शनल है, ये पता होना चाहिए। दे आर नोटिफाइड इन 13 स्टेट। हाँ, तो वैसे ये पुराना डेटा है तो इसलिए, लेकिन अभी जो करेक्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये 15 स्टेट में फंक्शन है। क्या ये बहुत सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों देखते हैं, हाँ बिल्कुल दोनों देखते हैं। इसके अंदर एक अधिकारी होता है जिसका जो पोजीशन होनी चाहिए वो किस लेवल से मैच होनी चाहिए, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ, उसमें एक पोजीशन होता है, वो हेड होता है, उसका नाम क्या है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्याय अधिकारी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको मिल गया लास्ट वाला इनकरेक्ट है। और प्रेजेंटली अब आपका 15 हो गया। नेक्स्ट, इन 2021 आपका एक आईपीयू, ऐसे लिखते हैं, जैसे आईपीयू यूएन हुआ था। तो आईपीयू यूएन क्या होता है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड यूएन वुमेन। तो इन्होंने क्या निकाला था, एक मैप निकाला था, ऐसा मान लो इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट निकाली थी। उस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में इन्होंने क्या निकाला था कि कितनी विमेन है आपकी पार्लियामेंट में, स्पीकर पोजीशन पे, मिनिस्टर पोजीशन पे, एमपीज कितनी हैं, और विमेन कितनी हेड है स्टेट की, विमेन कितनी हेड है गवर्नमेंट की। तो ये सब चीजें उन्होंने डेटा मेंशन किया था, कौन कौन सी कंट्री में कितना विमेन को कितना फ्रीडम है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का। तो इसका करेक्ट आंसर है विमेन इन पॉलिटिक्स। 2021 में इन्होंने एक मैप निकाला था जिसको टाइटल दिया था। ठीक है, ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। होप आपने सभी क्वेश्चंस के नोट्स साथ साथ बनाए होंगे। अगर आपको जितने भी डाउट्स हैं और नोट चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, हमारे स्टेटिक डेटा, जैसे आपने देखा कि कुछ कुछ अवार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ डांस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, उन सबका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे मेंशन है। आप टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और रोज वहाँ पे 10 से 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं जिनके दूसरे प्रीवियस एग्जाम में DSSB DDA इन सब में सिलेक्शन हुआ है, उनके वहाँ पे चैट्स है, फीडबैक है, रिव्यूज है, वो गो थ्रू भी कर सकते हैं कि उनको कैसे बेनिफिट हुआ था विनय कक्षा प्लेटफॉर्म से। और हमारे वहाँ यहाँ पे नीचे आपको नंबर भी मेंशन है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो या कोई भी स्पेसिफिक डिमांड हो, आपको ये वीडियो चाहिए, वो चाहिए, कोई भी आपको क्लियर करना हो, तो हमारी टीम ऑल टाइम अवेलेबल है। आप हमारे ड्रॉप कर सकते हैं अपना नीचे वाले नंबर पे अपना टेक्स्ट और अपनी क्वेरी, और विद इन अ 24 आवर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये मेरी आईडी है Priya Thakur_432, अगर आपको कोई भी जीके से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। और विनय कक्षा हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आज के लिए बात इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।